बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 48, मंडे अप्रैल 7। आईसीटी पढ़ते हुए आप लोग को इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आईसीटी के कोर्स के अंदर बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होता कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स जो कि बीएड 4 ईयर के अंदर शामिल है, या इसके अलावा आपने कोर्सेज किए होते हैं एमएस वर्ड के, एक्स के, पावर पॉइंट के, तो वहाँ पे बेसिकली आपने सीखा था टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। ठीक है, अब जो आईसीटी का जो मेन पर्पज़ है वो ये कि क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब तक हमारे तमाम लेक्चर से इतना क्लियर हो गया होगा कि क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट से ये कहें कि भाई ये यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, या गूगल पे सर्च कर लेना, या आजकल जो टीचर्स ने एक चीज़ शुरू कर दी कि बेटा जाकर चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो तुम्हें इसका जवाब दे देगा। क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। हमने देखा कि अगर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि बेटा क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, तो हमें कई पहलुओं पे गौर करना होता है। लेट्स से कि अगर हमने कहा बच्चे से बेटा यूट्यूब देख लो, तो हमें ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि लाजिम नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो देख ली तो उसको टॉपिक समझ में आ गया हो। लाजिम नहीं है कि आपने उसको कहा कि यूट्यूब की वीडियो देखी हो तो उससे यूट्यूब की वीडियो वाकई देखी हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हुआ हो। ठीक है, लाजिम नहीं है कि अगर आप मुझसे कह दें कि जाकर चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, पूछ लो, तो वो उसको सही सही सर्च करना उसको आता हो। हमने गूगल सर्च के ऊपर पूरी क्लास करी और हमने उसके अंदर इस बात को नोट किया कि सर्च भी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जिसको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो आईसीटी इज नॉट दैट इजी कि आप बस ये कह देना कि बेटा ये टूल यूज कर लो मसला हल हो जाएगा। इस तरह से आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है। ईद के दिन थे, आप लोग ईद पे घर गए, मतलब दूसरों के घर गए होंगे, ठीक है, और आप लोग के अपने घर भी मेहमान आए होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि बच्चों को एटिकेट सिखाना है, ठीक है, कि बेटा तुमने क्लास के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, राइट, सॉरी, अपने मेहमानों के घर में तुमने दूसरों के घर में किस तरह से बिहेव करना है, तो आप उसको क्या समझाएंगे उसको? आप लोगों के जहन में क्या आइडियाज आते हैं, क्या कहेंगे आप? ओके, निदा बोर्ड पे आए। आप लोग से अक्सर मैरिड हैं और आप लोग से हैरत हो रही है। जी, नासरा, नासरा कहेंगे अपने बच्चे को आप, बेटा दूसरे मेहमान दूसरों के घर पे जा रहे हो तो कैसे बिहेव करना है उसको? जी, ओके, मोबाइल यूज नहीं करना, ठीक है, कोशिश करें साइड पे लेके, सलाम करना, ईद मुबारक कहना, ठीक है, और बताएं। ओके, आराम से बैठे, जल्दी जल्दी आराम से बैठे, और बताओ। शोर नहीं करना, और क्या कहोगे? सही से बैठना, टेढ़े मेढ़े होकर नहीं बैठना। ओके, तमीज के दायरे का क्या मतलब है? बच्चे ने कहा अम्मी ये तो क्या दायरा क्या होता है? ओके, समझ ने कहा कि बच्चे समझ जाते हैं हमारी बात को, ठीक है, अच्छा चलें, और बताएं। अच्छा, और बताओ जी मीना। हाँ मीना, क्या कह रही है? खाना तमीज से खाना, अगेन क्या खाना तमीज से क्या खाना? बस, ओके, कपड़ों ज्यादा मत निकालना, कपड़ों पे मत गिराना, और बताओ। अच्छा, चले चले, आप लोग ने ये तो तमाम बातें बता दी, ठीक है। अच्छा, आपका बच्चा वहाँ पहुंचा, बच्चे का नाम था लेट से जियान। जियान पहुंचा, मैं आपकी खाला के अपने खाला के घर पहुंचा और अपने कज़न के साथ खेलने लगा। कज़न का नाम था दानिश। अचानक ही दानिश ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ज़ियान ने जो है ना मेरा खिलौना चोरी कर रहा है, या मेरा खिलौना तोड़ दिया, और ज़ियान ने मुझे ज़ोर का थप्पड़ भी मारा है। ठीक है, अब वो धारे मार मार के रो रहा है। अब क्या करेंगे आप? तो बच्चे को क्या कहेंगे आप? बच्चे को क्या आप? लेकिन आपने ज़ियान को तो समझाया नहीं कि ऐसे मौके पे क्या करना है, राइट? अच्छा, अब आपने कहा कि बेटा जाके तुम सबसे सही से हाथ मिलाना, गले मिलना, ठीक है, और इतने में जो है जिस घर में गए थे वहाँ पे एक बुजुर्ग आए और बड़ी मुश्किल से चलते हुए आए। उनके लिए चलना फिरना मुश्किल है, बस वो ईद पे ही दिन में कमरे में बाहर से निकलते हैं। आपका बच्चा वहाँ पहुँच गया जी गले मिलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उसको?
मेरे ख्याल में तो उस वक्त ये कहा जाएगा, बेटा गले नहीं मिलना, क्योंकि इनके साथ ये, इनके लिए चलना ही मुश्किल हो रहा है, इनके लिए तुम झुक के तुमसे गले मिलना मुश्किल होगा। ऐसा है या नहीं? ठीक है। खाने के लिए आपने कहा बेटा खाना तमीज़ से खाना और ज़्यादा दाल के मत खाना, लेकिन मेरे ख्याल में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि बच्चों को बताना पड़ता है बेटा सालन रोटी कैसे खाते हैं, चावल कैसे खाते हैं और स्वीट डिश कैसे खाते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आप लोग ने बुनियादी तौर पे रूल्स प्रेजेंट किए, ये काम इस तरह से करना, ऐसे करना, यूँ करना, लेकिन ये तमाम पहलुओं का अहाता नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट की, आप बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है। आपने अगर इतना भी कह दिया कि बेटा तमीज़ से दायरे में रहना, तो बात तो ये है कि तमीज़ का दायरा शुरू कहाँ पे होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, उसका डायमीटर कितना, सर्कमफेरेंस कितना है, राइट? ये बात है या नहीं? अच्छा, फिर आपने कहा बड़ों से अदब से पेश आओ, तो अदब का मतलब क्या है? बड़ों से क्या मुराद है? बड़े के अंदर क्या, किस, कहाँ पे उसका ख्याल रखना है, कैसे रखना है, ये सारी बातें हैं या नहीं? आपका अगर बच्चे का जो कज़न है वो भी तो उससे बड़ा है, लेकिन वो बड़ा शरारती है, छोटे बच्चों को तंग करता है, ऐसे मौके पे क्या करना है? कैसे मौके पे ये कहेंगे हाँ, अदब से रहना है बेटा, तमीज़ से बात करना, भाईजान बोलना, बाजी बोलना, और बाजी भाईजान जो है उसको तंग किए जा रही है, वो बैठ के जी 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 बिल्कुल वो ऐसा करते रहे। देखो बात को, बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने क्या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुझे दी, मुकम्मल रूल्स बता दिए या इनकम्प्लीट दी? ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा, उधर साइड पे लिखिएगा, हमने कहा कि चलो यार घर पे दावत कर रहे हैं, हाँ जी, दावत के लिए क्या अरेंज करना है, कैसे करना है? जी रमशा, रमशा के घर में भी दावत होती है, हाँ रमशा कैसे करेंगे? क्या प्लान करना होगा? ओके, मेन्यू डिसाइड करना होगा, और बताओ? सीटिंग अरेंजमेंट और बर्तन निकालना। सर देखो, अब हर किसी से पूछोगे वो बताएगा, जैसे भाई मेन्यू डिसाइड करना, बर्तन निकालना, मेहमान कौन आ रहा है, लेकिन आप देखो इसके अंदर फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मसलन अब आपने मेन्यू डिसाइड कर लिया, राइट, बर्तन भी निकाल लिए, मेहमानों को भी बुला लिया, आपने ये बात तो बताई नहीं कि यार पहले कौन सा खाना लेकर जाना है। आप पहले स्वीट डिश लेके पहुंच गए, गलत पहुंचे। आपने रायता लेके पहुंच गए, सलाद लेके पहुंच गए, आधे घंटे बाद खाना लेके जा रहे हैं आप। ठीक है। सालन पहुंचा दिया, रोटियां आई नहीं थी, है? समझ रहे हो बात को? चीज नजर आ रही है? ठीक है। क्या चीज? बिल्कुल, सब चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, बच्चों की तरबियत भी ऑब्वियस होती है। ठीक है। और क्लास में टेक्नोलॉजी यूज़ करना भी ऑब्वियस है, तो कोई चीज़ ऑब्वियस नहीं होती। आप लोग चूंकि एक चीज़ से यूज टू हो चुके होते हैं, तो वो आपको ऑब्वियस लग रही होती है। और आप एज ए टीचर, आपके लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ ऑब्वियस नहीं होती। जब मेरे यहाँ पे आके पहली क्लास थी, मुझे कोर्स की आउटलाइन दी, मैंने देखा और मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार ये भी कोई पढ़ाने वाली बात है, ये तो सब बच्चों को आते ही होगा। ठीक है। क्लास में पहुंच के मैंने पहला सवाल पूछा, मैंने पूछा बेटा आप लोग के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उसने कहा सर टेक्नोपोवा और क्या वीवो, ओप्पो। और मैंने कहा बस चलो अंदाज़ा हो गया। उनको ये नहीं पता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में और मोबाइल के मैन्युफैक्चर में क्या फ़र्क है। तो उस वक्त से आज तक जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जिसको हम ऑब्वियस समझते हैं वो ऑब्वियस नहीं होती। और एज ए टीचर आप लोग के लिए भी इस बात को जानना ज़रूरी है कि अपने आप को बच्चे के लेवल पे लेकर आओ। तो जी आपने जो है खाने के जो ऑर्डर था उसको देखना है, बर्तन, बर्तन कैसे हो। ठीक है। आपने वहाँ पे जाकर सालन रखा हुआ है और लेके पहुँच गए आप सूप के प्याले। ठीक है। और चावल खाने के लिए जो सूप के चम्मच होते हैं वो लेके चले गए। ठीक। बर्तन साफ हैं, साथ में आपने देखा दस्तरखान साफ है, जो बंदा खाना सर्व कर रहा है वो साफ है, सुथरा है ही नहीं। तुम देखो, आप जो रूल्स बयान कर रहे थे और जो रूल्स मैं बयान कर रहा था, दोनों में फर्क है या नहीं? ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में एक मेहमान आया एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से सीधा आपके घर पहुंच गया, क्या करोगे? मेमुना का, मेमुना नहीं आई, हाँ जी, अब मेमुना क्या करोगे? एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से सीधा मेहमान आपके घर पहुंच गए, क्या करोगे? चाय पिलाएंगी? फ्रेश, जूबिया को सलीका है, जूबिया ने कहा भाई पहले आप उनको फ्रेश होने के लिए कहेंगे, भाई फ्रेश हो जाए। ठीक है। आदमी दूर से आ रहा होता है, उसको वॉशरूम जाना होता है। ठीक है। और हमारे यहाँ लोग इस सब चीज़ों को बुरा समझते हैं, लेकिन बहरहाल वॉशरूम की बिल्कुल ज़रूरत है, कपड़े चेंज कर लें। ठीक है। आप उसको पानी देंगे पीने के लिए, जितना चाहे किसी को शरबत पिला दो, पानी पानी है, पानी का अपना मजा है। अच्छा, शरबत पिला दिया, उसकी भूख बेचारी की खत्म हो गई, और आपने होशियारी की सुबह वो कम खाना खाएगा। लेकिन अब देखो कितनी बातें आ रही, जो लोग कह रहे हैं कि आधे चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या था कि उसका तमाम पहलुओं का अहाता करना कि यार वो किस किस क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन तमाम इश्यूज को हमने ऑब्जर्व करना, और ये चीज़ें ऑब्वियस नहीं होती। ठीक है। तुम्हें एक फर्क नजर आ रहा है? आप लोग जो कुछ बयान कर रहे थे वो क्या था, रूल्स थे,
ठीक है। उसके मुकाबले में जब मैं कोई ऐसी बात, जो मैंने कुछ बातें बताई जो कि कोशिश की कि हर पहलू का अहाता करता हो, हर एंगल से हम गौर करें, उसे क्या कहेंगे? आप हजरात जो बयान कर रहे थे वो थी गाइडलाइंस और रूल्स, ठीक है। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो है फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क वो रूल, सेट ऑफ रूल्स हैं जो तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को वो ऑब्वियस के खाने पे या ऑब्वियस के हवाले नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह से फ्रेमवर्क के अंदर ये भी पहलू होता है कि फ्रेमवर्क आपको उन चीज़ों के लिए भी तैयार करता है जो उसका आपको प्लान नहीं किया होता, ठीक है। एक दफ़ा आपने अपने बच्चों को कुछ बुनियादी बातें सिखा दी कि बेटा तुमने जो है अपने किस तरह से बड़ों के साथ ट्रीट करना है, तो वहाँ पे आपको ये भी बच्चों को समझ में आ गया कि भाई अगर बड़ा है लेकिन बड़ा तंग कर रहा है तो फिर आपने उसको जवाब भी देना है, ठीक है। अगर बड़ा ही है, घर से बाहर निकले, किसी बड़े ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें, आपको पता है बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे भी अगवा हुए हैं कि वालिदैन ने उनको इतना समझाया हुआ था बड़े की बात मानो, पता चला वो किसी बड़े के बहकावे में आके उनके साथ ही चल पड़े, ठीक। तो आपने तमाम पहलू का अहाता करना है, अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है कि भाई कोई भी चीज़ बाकी ना रह जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हो तो बच्चा उसको हैंडल कर ले। और ये आपको बात, बच्चों में बात नज़र आएगी, बाद बच्चे बहुत तेज़ी से बातों को पिक कर रहे होते हैं। तो बात ये होती है कि उनके वालिदैन ने, अगरचे उनके वालिदैन को नहीं पता होगा ये बात, लेकिन वालिदैन, एक कुछ वालिदैन फ्रेमवर्क ओरिएंटेड होते हैं और कुछ वालिदैन जो होते हैं वो रूल्स ओरिएंटेड होते हैं कि भाई ये बता दिया तुमने ऐसा करना है। जबकि कुछ वालिदैन कोशिश करते हैं हम बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो खुद आगे बढ़ के डिसीजन ले सके। तो फ्रेमवर्क का मकसद कुछ ऐसा ही होता है कि आपको जो है वो हर चीज़ के लिए रेडी कर सके। फ्रेमवर्क कभी पढ़ा है इससे पहले, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब आप लोग पढ़ेंगे फ्रेमवर्क, ठीक है। ये टॉपिक जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि फ्रेमवर्क वगैरह से आप लोग की पहली दफ़ा वाकफियत या आगही हो रही है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन बहरहाल ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। जो एग्जाम्पल मैंने दी है, जो एनालॉजी दी है, इसको जहन में रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। एक और मिसाल है, हाँ जी, नमाज कैसे पढ़ते हैं सुमेरा? ठीक है सुमेरा, बच्चों के साथ बेटा वजू करना, फिर उसके बाद जाना नमाज में खड़े होकर नमाज का अरकान अदा करना, ठीक है। बच्चे ने 1 मिनट में पूरी नमाज खत्म कर दी। तो अब आपने उसको बताया नहीं बेटा नमाज ऐसे नहीं पढ़ते, सकून से, तसल्ली से, खुशू खुजू के साथ ऐसा तमाम अरकान को अतदाल से अदा करना नमाज का हुस्न ये है। बेटा रोज़े रखने का मतलब सिर्फ ये रूल नहीं है कि सुबह तुमने फजर की अजान से पहले खाना रोक दिया, खाना खा के ख़त्म किया और अफ्तारी के बाद खाया, बीच में कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ, बाकी वक्त पूरे सुबह से लेकर शाम तक तुम बैठ के आराम से चीखते चिल्लाते रहो, गुस्से में घूमते रहो, झूठ बोलते रहो, नहीं बेटा ये रोज़े की रूह नहीं है। और आपको पाकिस्तान में यही नज़र आता है कि रमज़ान शुरू होता है हर बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में होता है, सुस्ती काहली चढ़ जाती है, सबके पास ये एक्सक्यूज़ होता है जी रोज़े में हो। और जबकि देखा जाता है कि रोज़े की रूह के खिलाफ है। रोज़े रखने का मतलब ये थोड़ी तो आप पूरे ख़ानदान से या पूरे दुनिया से आप झगड़ा करते फिरें। समझ में बात आ रही है? दोनों बातों में फ़र्क नज़र आया? एक बंदे ने सिर्फ रूल सिखाए, दूसरे बंदे ने उसकी जो बैकग्राउंड चीज़ें थी उसके दूसरे पहलुओं का भी उसने अहाता किया। पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग सीख रहे हैं बेटा, आप जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट देख के रुक जाना, ठीक है। सामने से कोई भी ना आ रहा हो तो गाड़ी निकाल लेना। लेकिन अगर आप देखें कभी प्रॉपर तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आप देखिएगा बड़ी मोटी सी किताब देते हैं, उसमें हर चीज़ का उन्होंने अहाता किया हुआ होता है। गाड़ी का अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो आपने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, और आपको नजर आएगा पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करते हैं, गाड़ी जहाँ खराब होती है वहीं बीच सड़क पर रोक देते हैं, ठीक है। उनको इतनी तौफीक नहीं होती उसको साइड में खड़ी करें। अब वो कहेंगे जी हमें किसी ने बताया नहीं। इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ट्रैफिक के जो रूल्स हैं तो उसका जो जो लाइसेंसिंग का पूरा प्रोसेस है, बेसिकली वो फ्रेमवर्क ही दे रहा होता है। वो सिर्फ ये नहीं बता रहा होता कि इस निशान का मतलब क्या है, वो सिर्फ ये नहीं बता रहा होता कि इस निशान को देख के रुकना है, इस निशान को देख के चलना है, वो ये भी बता रहा होता है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना है। आपको ये तक मिलेगा उनके अंदर कि अगर गाड़ी चलाते हुए अचानक ही टायर पंक्चर हो जाए, टायर ब्रस्ट हो जाए, तो फिर क्या करना है, वो ये तक आपको बातें समझाता है, ठीक है। फ्रेमवर्क और रूल्स का फर्क समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो आगे वाला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। और घबराना नहीं है, अगेन सिर्फ और सिर्फ मुश्किल आप लोग को इसलिए लग रहा है कि आप लोगों ने फ्रेमवर्क के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। अपने घर की भी जो रोज़मर्रा के मामला होते हैं उसमें भी फ्रेमवर्क को फोकस करें कि इसमें फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, बच्चों की तरबियत करते हुए सोचें। देखो आपको एक बात नजर आएगी कि बाज़ वालिदैन जैसे बात पे बात गुस्सा करते रहते हैं, तो बच्चा डरा सहमा रहता है, लेकिन वो बच्चा फिर आगे चल के कुछ सीख नहीं पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता, वो कहता है कि यार इनको तो हर वक्त गुस्से की आदत है। जहाँ बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर वो भी बागी हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वालिदैन तो बस हर छोटी बड़ी बात पे गुस्सा करते फिर रहे हैं। समझ में आई बात? जबकि उसके मुकाबले में जो थोड़े समझदार वालिदैन होते हैं वो देखते हैं कि भाई एक बच्चे को रूल बता दिया, बस उसी पे फोकस किया, इससे ज़्यादा बात को लेकर आगे नहीं बढ़े। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने इतने बजे पढ़ाई शुरू करनी है, बस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं।
ये नहीं कि आके शुरू होगा तुम कैसे बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप उसको कुछ बेसिक चीज़ों से उसको ट्रेन करते हुए आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा के अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए, वो अपने तौर पे चीज़ों को हैंडल कर सके। यही फ़र्क होता है फ्रेमवर्क के अंदर और रूल्स के अंदर। सही है। अब आईसीटी के अंदर भी हमारी कोशिश ये है कि हम ये सीखें कि वो कौन से फ्रेमवर्क्स है जिसके ज़रिए से हम क्लास में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा, यार आप लोग फ़ैन खोल लो, ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा आगे चल के खोल के देख लो, अगर मसला होगा तो बंद कर देंगे। हाँ, कोई नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी यही करें कि क्लास के अंदर जाके समझे कि भाई हमने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बना ली तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो गई। हमने जो है हमने जो है क्लास के अंदर बच्चों को यूट्यूब की वीडियो दिखा दी या बच्चों को यूट्यूब को इस्तेमाल करने का बता दिया, तो इससे हमारी क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो गई। हम इस तरह से बिहेव ना करें। अब आगे बढ़ने से पहले सारे फैन खोल दें, सारे फैन खोल दें, आए बैठ जाएं। अब हम आगे चलते हैं। एक टॉपिक है हमारा, और ये टॉपिक से आप लोग वाकिफ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा बस रिफ्रेश करना है। बीच में हम एक छोटा सा टॉपिक रिफ्रेश कर रहे हैं। इसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है। राबिया बोर्ड पे तशरीफ लाइए। राबिया जल्दी जल्दी बोर्ड पे तशरीफ लाओ। ओके, एक हम क्लास के अंदर कितने बच्चे जो है हमारा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी, आपने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल के अंदर आपने थोड़ा सा बड़ा बना लेते। खैर, आपने बताया जी कि इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं, ये वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। लेट्स से हमारे क्लास में 10 बच्चे इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। अब हमने कहा कि क्लास में फेसबुक कितने लोग यूज कर रहे हैं? ओके, अराउंड हमारे ये 12 स्टूडेंट्स हो गए तकरीबन। ठीक। अब सवाल ये होता है कि इन दोनों का, एक हमारा इंस्टाग्राम का सर्कल हो गया, एक फेसबुक का सर्कल हो गया। ओके। अब देखो, ये भी एक इंफोग्राफिक की किस्म है, जो वेन डायग्राम है ये भी इंफोग्राफिक की किस्म है। इसके जरिए से भी हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे यूजर्स कितने हो गए? हमने कहा था 10। आप ऐसे करो, इसी सर्कल को यूज कर लो, इसी सर्कल में लिखो। हाँ। और फेसबुक के हो गए हमारे लेट से 12। अब वो कौन से यूजर्स हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यूज कर रहे हैं? आपने पहले तो हाथ नहीं उठाया था। ओके, एज्यूमिंग, हमने एज्यूम किया कि लेट से हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यूज कर रहे हैं। अब ये कहां पर आएगा? दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है, दोनों का जो रीजन ओवरलैप कर रहा है, उस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर हम ये प्रेजेंट करेंगे कि भाई ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, सर्कल के जरिए से और सर्कल के ओवरलैपिंग रीजन की मदद से हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। ये रीजन हमारा हो गया उन यूजर्स का जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ये उनका हो गया जो सिर्फ फेसबुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बीच का ओवरलैपिंग रीजन उनका हो गया जो दोनों को यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप कौन यूज कर रहा है? पूरी क्लास। ठीक है, आपने एक और सर्कल बना दिया व्हाट्सएप का कि भाई ये हमारे यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अब इनमें से इंस्टाग्राम और इसका जो ओवरलैपिंग रीजन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला ओवरलैपिंग, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक वाले कौन है, व्हाट्सएप और फेसबुक वाले कौन है। ठीक है, ये वाला ओवरलैपिंग रीजन क्या बता रहा है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बता रहे हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले ये हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राबिया, ठीक है, देखो ये दोनों का ओवरलैपिंग बता रहा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला, इन दोनों का ओवरलैप बता रहा है। एक मिनट, सबर सबर, आ रहा, वहीं पर आ रहा। हाँ जी, ये बताओ राबिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक का, व्हाट्सएप का सॉरी, और ये वो आपका रीजन आ गया जो कॉमन है। इसमें कौन आ गए? वो लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है वेन डायग्राम, जिसके लिए आप ओवरलैपिंग रीजन के जरिए से इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। ये आपके वो यूजर है जो सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये वो जो इंस्टाग्राम, ये सिर्फ वो जो फेसबुक कर रहे हैं। ओवरलैपिंग वाले दोनों यूज कर रहे हैं, और जो जहां पे तीनों का ओवरलैप हो रहा है वो तीनों को यूज कर रहे हैं। ये बात हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना था। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक फ्रेमवर्क के ऊपर। इतना समझ में आ गया कि फ्रेमवर्क का मकसद क्या है, कि फ्रेमवर्क जो है वो ऐसा सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि फ्रेमवर्क के जरिए से वो ऐसी गाइडलाइंस देना मकसद होता है जो तमाम पहलुओं को अहाता करती हो। वो चीजें भी जो ऑब्वियस है, वो चीजें भी जो
नॉन ऑब्वियस है, और वो चीज़ें भी जो आपने अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो डिटेल में जाता है, वो उसकी रूह को समझने की कोशिश करता है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि बेटा रोज़ा रखने के लिए तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना है, बल्कि वो ये भी बताता है कि उसकी असल रूह क्या है, आपकी अखलाक कैसे हो, आपका किरदार कैसा हो। बच्चों को सिर्फ अदाकारी सिखाना मकसद ना हो कि जाकर तुम्हें हाथ मिलाना है, गले मिलना है, ईदी मिलने पर शुक्रिया कहकर जेब में रखना है, बल्कि वाकईतन उनके अंदर तशक्कुर के जज्बात पेश करना, पैदा करना कि भाई तुम्हें कोई हदिया दे रहा है तो तुम्हें तोहफा दे रहा है, ठीक है, और तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहे, चाहे वो तुम्हें 10 रुपए दे, चाहे वो तुम्हें 1,000 रुपए दे। उसने अपनी मोहब्बत से तुम्हें एक तोहफा दिया है तो तुम उसको अप्रिशिएट करना सीखो। बेटा बड़े की इज्जत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाकर उसको सलाम कर लिया। बड़े की इज्जत का मतलब ये है कि उसके आराम का ख्याल रखना। अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि वो बुरा है, ज़ईफ है, तकलीफ में है, तो जरूरी नहीं कि तुम उसको गले मिलने पे मजबूर करो या उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाओ जबकि उसकी टांगों में तकलीफ हो रही हो। बड़े से बात हो तो बेटा बड़े की बात तवज्जो से गौर से सुनना। ये ना हो कि कोई बड़ा बात करो तुम मोबाइल में लगे हुए हो या तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ हो। बेटा अगर कोई बड़ा कह रहा है तो चुपचाप उसकी बात को तवज्जो से सुनो। हम लोगों के अंदर ये खामी पैदा हो जाती है कि तरह से हमें कोई नॉलेज आती है तो हमें कोई बड़ा कुछ समझाता है तो हम उसकी बात काट के समझ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। जबकि होना क्या चाहिए कि भाई तवज्जो से उसकी बात सुनो, भले वो गलत कह रहा है। ये कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, कोई नीलाम घर या कोई तारिक अजीज का शो थोड़ी, का आपने सही जवाब दिया तो इनाम मिलेगा। उसको सुनो वो कहना क्या चाह रहा है। मुमकिन है उसकी बात 100% दुरुस्त हो लेकिन वो आपकी जबान में बात नहीं कर पा रहा हो। उसको समझने की तो कोशिश करो वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये वो चीजें होती हैं जो कि एक फ्रेमवर्क का टारगेट होती हैं। जब हम बात करते हैं कि क्लास के अंदर हमें टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है, तो हमारा भी मकसद सिर्फ टूल्स तक महदूद ना हो कि क्लास में पावर पॉइंट यूज कर लो, प्रोजेक्टर ले लो, यूट्यूब यूज कर लेना, ठीक है। क्लास में प्रोजेक्टर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। या बच्चा कह के मुझे यूट्यूब वगैरह मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते तो क्या टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती, नहीं। आपने फ्रेमवर्क का मकसद ही यही है कि वो आपको हर चीज के लिए रेडी कर सके। वो कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसकी मदद से आप तमाम सिनेरियोज के अंदर उसका तैयारी कर सकें। अब जाहिर सी बात है हमने देखा कि अर्ली 2000 के अंदर ही टेक्नोलॉजी को पेडागोजी के साथ यूज करने का रुझान शुरू हो गया। बाकायदा तौर पर लोग ने टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर यूज करने लगे, तो फ्रेमवर्क्स भी लोगों ने बना लिए। उनमें से एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है जिसका नाम है टी पैक। इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क है जिनको हम कवर करेंगे, ठीक है। देखो जो मेरा पेपर आने वाला है उसके अंदर लाजमन इन फ्रेमवर्क में सवाल होगा। हम 3 फ्रेमवर्क कवर करेंगे, तीनों फ्रेमवर्क के ऊपर सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा मैं वो भी बता रहा हूँ। इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन लेक्चर्स को तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो। इसीलिए आपकी क्लास में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आ सकते, हमें इशू है, तो मैं कहूँगा इस महीने बर्दाश्त कर लो, किसी तरह से मैनेज कर लो। लेट आ जाओ, मेरी क्लास लो, चले जाओ, ये भी परमिशन मिल जाती है। प्रिंसिपल आपको जाके बता दें तो आपको परमिट कर देते हैं। मेरा मशवरा है कि आप लोग जो है मेरी क्लास लाजमन अटेंड करें, क्योंकि मेरे पेपर में बहरहाल इसी बारे में इसमें सवाल आएगा। फ्रेमवर्क के मुतालिक कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में सवाल मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। अगर आ गया तो मुझे बड़ी हैरत होगी। इसकी वजह यह है कि हमारा जो कोर्स की आउटलाइन है वो बहुत पुरानी है, 2012 की। एचईसी ने जो आउटलाइन बनाई उनमें उन्होंने जो चीज़ें मेंशन की हैं वो तो अब इस्तेमाल में भी नहीं है। उनमें से कुछ टूल्स मेंशन किए और वो ख़त्म ही हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया। कराची यूनिवर्सिटी में जब पेपर बनता है तो पूरे कराची के डिफरेंट कॉलेज से लोग वहाँ पे पेपर में अपियर होते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अगर वो कोई ऐसा सवाल देता है फ्रेमवर्क का तो हम नहीं कहेंगे तो दूसरे कॉलेज वाला एतराज़ करेगा, ये तो कोर्स में था ही नहीं, तुमने कैसे दे दिया। समझ रहे हो बात को। इसलिए अमूमन वो इस किस्म के सवाल नहीं देते। अलबत्ता ये वही चीज़ है, टी पैक है, अभी जो हम फ्रेमवर्क आगे पढ़ेंगे, सैमर है, यूनेस्को का फ्रेमवर्क है, कि इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप कहें कि जी हमने ऐसी जरूर पढ़ा है लेकिन हमें टी पैक नहीं पता, हमें सैमर नहीं पता, हमें यूनेस्को का फ्रेमवर्क नहीं पता, तो आगे वाला कहेगा तुमने पढ़ा क्या है, ठीक है। और हमने बार बार क्या बात की कि देखो सिर्फ हमें यहाँ पे पेपर पास नहीं करना, हमें आगे जाकर अपनी इस नॉलेज को यूज भी करना है, हमें इंटरव्यू भी देना है। तो हमें वो चीज़ें पता हो जिसके ज़रिए से हम जो है अपने अपने स्किल सेट को शो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस को समझो और इनको तवज्जो से सुनना। सबसे जो मशहूर आसान तरीन और सबसे पहला जो फ्रेमवर्क आया उसका नाम है टी पैक। ओके, टी पैक जो है वो 3 चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। टेक्नोलॉजी नॉलेज, कैसे यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। बच्चे को टीचर को पता होना चाहिए यूट्यूब क्या है, ठीक है, अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको मोबाइल कैसे ऑपरेट करते हैं, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजी नॉलेज। इसको इन्होंने इस वेन डायग्राम की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको इसके अंदर नजर आ रहा है एक सर्कल बना हुआ है टेक्नोलॉजी का, एक बना हुआ है पेडागोजी का और एक बना हुआ है कंटेंट का। इसका जो एब्रीविएशन है वो कितना आपके ख्याल में क्या होगा, इसका एब्रीविएशन देखो कितना आसान है। टी का मतलब क्या, पैक की स्पेलिंग क्या होती है, पैक की स्पेलिंग क्या है, नासरा, पैक की स्पेलिंग क्या है,
पीएससी के खत्म। ओके, हाँ जी, टी किसका हो गया, पी किसका हो गया, ए सी और के, कितना आसान है, टी पैक। पैक की स्पेलिंग पीएससी के बचपन से याद है, पैकिंग पैकेज याद है, पी से पहले लगा दो टी। टी किसका हो गया, टेक्नोलॉजी, पी हो गया पेडागोजी, हर बीएड के बंदे ने पेडागोजी का वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। ए आ गया एंड का, सी कंटेंट का, के नॉलेज का, बिल्कुल आसान है। अब हम ये करते हैं कि इसके वेन डायग्राम के हर रीजन को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वाला हमारा सर्कल बन रहा है कंटेंट नॉलेज का। आप लोग के जहन में कंटेंट नॉलेज के कौन से कोर्सेज आते हैं? नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आता, और बताओ, आप लोग वाकिफ है उससे यार? मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, क्या उसके अंदर पढ़ाने का तरीका बताया था तुम लोग को? उसमें क्या पढ़ाया गया था, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट नॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स आ गए, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी अगले सेमेस्टर के अंदर आप लोग का शुरू हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आप लोग के पास ऑप्शन होगा उर्दू का, इस्लामियत का, साइंस का। तो वहां पे वो आपको क्या पढ़ा रहा होता है, कंटेंट। कि भाई आपके पास, आप मुझे बताओ कि क्या टीचर, एक टीचर बन सकता है जिसके पास कंटेंट ना हो? टीचर को कोई नॉलेज ही नहीं है तो कंटेंट के बगैर बन सकता है? नहीं। तो कंटेंट के अंदर क्या चीजें आगे, जल्दी बताओ नीलम, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। ठीक है, अगला आ गया पेडागोजी, ठीक है। हाँ जी, पेडागोजी में कौन से मज़ामीन आप लोगों ने कुछ पढ़ा है पेडागोजी के बारे में? नहीं। जी मीना, हाँ तो बताएं। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जनरल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। क्या जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के जो रूल्स हैं, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो ऐसा है कि सिर्फ फिजिक्स की क्लास में यूज हो सकता है या केमिस्ट्री क्लास में होगा? जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का नाम ही जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है भाई, हर जगह जाओगे इसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसमें आ गया, पेडागोजी के अंदर। ये आप लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं? ये पेडागोजी का हिस्सा है कि बच्चे को आपको पता हो कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चे की नफ्सियात को समझो। बच्चा आपको सिर्फ एक हमेशा बच्चा वो छोटा नन्ना मुन्ना नहीं मिलेगा, उसकी डिफरेंट एज होगी, एज ग्रुप का होगा, और उसको आपको उसकी एज ग्रुप के लिहाज से आपने उसको मैनेज करना है कि जो है उसकी नफ्सियाती मामला को समझते हुए आपने उसको आगे लेकर चलना है। ये मकसद होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का। और कुछ बताओ, और किसी कोर्स जहन में आ रहा है, कोई एग्जाम्पल जहन में आ रही है? आपने सीखा कि बच्चों को हम रोल प्ले के जरिए कैसे पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो, रोल प्ले के जरिए कैसे पढ़ा सकते हैं, ये किसमें आएगा, पेडागोजी के अंदर, ठीक है। और जिक्सॉ पर आपने, गुड, जिक्सॉ किसमें आ गया, पेडागोजी के अंदर। और बताओ, आपने बच्चों को पढ़ा है क्लास के अंदर जो है फॉर एग्जांपल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, सवाल पूछ के, बेटा ये पानी गिलास, इसके अंदर मैं नमक डालूंगी तो क्या होगा? अच्छा, नमक डाल के देखा, नमक डाला, नमक पूरा का पूरा उसके अंदर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम नहीं कह सकते बेटा ये नमक चला कहाँ गया, पानी में नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल उठा के हमने बच्चों को लेकर के कहाँ पे, सोल्यूशन की तरफ, कि सोल्यूशन होता क्या है, राइट। अब देखो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मेथड सीखा, ये किसमें आ गया, पेडागोजी के अंदर। यही चीज तरीका आप यूज कर सकते हैं उर्दू पढ़ाने के लिए भी, राइट। कि यार ये इल्लामा इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहते हैं, क्या वजह क्या है कि उन्होंने किया क्या था, सवाल पर लेते हुए हम उसको आगे लेते हुए गए। लेकिन ये सब चीजें किसमें आ रही है, पेडागोजी के अंदर। अब क्या रह गया, आखिरी सर्कल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टीके, ठीक है, पेडागोजिकल नॉलेज पीके, कंटेंट नॉलेज सीके, और टेक्नोलॉजी नॉलेज टीके। हाँ जी, टीके में क्या आएगा अनीस, स्पेसिफिक एग्जांपल दो, आईसीटी तो खैर नहीं आएगा जी। गूगल मीट यूज करना, डिजिटल लिटरेसी, आपने फॉर एग्जांपल ईमेल बेटा कैसे करते हैं, ईमेल को अपनी आइडेंटिटी समझो, उसका ख्याल रखो, फिशिंग का शिकार ना हो, विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं, एमएस वर्ड कैसे यूज करते हैं, पावर पॉइंट कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्टर को कैसे ऑपरेट करते हैं, या अगर आपके पास गूगल मीट के जरिए क्लासेस कैसे, गूगल मीट को कैसे यूज करते हैं, जूम को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तमाम चीजों को याद कर लिया, टेक्नोलॉजिकल टीके पढ़ लिया हमने, टीके देख लिया, और सीके। अब देखो इसके अलावा अब जो इसके जो ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है,
जी मुझे भी याद है, पीके फिल्म का नाम तो मुझे भी याद है, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन्स हैं, ठीक है, असल जो इस फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथ है वो ये ओवरलैपिंग रीजन है। हम इन ओवरलैपिंग रीजन को बारी बारी पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस ओवरलैपिंग रीजन को हम देखेंगे वो कंटेंट और पेडागोजी के दरमियान है, ठीक है, और इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है PCK। और बहुत आसान है याद करना। मुझे बता पी बड़ा है या सी बड़ा है आपके ख्याल में? अच्छा, जो मेरा मेंटल कॉन्सेप्ट है ना उसमें पी बड़ा है, क्यों? क्योंकि सी जो है थर्ड नंबर पे आता है और पी जो है मेरे ख्याल में 15 या 16 है, ऐसा ही है। तो मेरा जो मेंटल कॉन्सेप्ट है मैं तो ये समझता हूँ कि पी बड़ा है क्योंकि पी की वैल्यू ज्यादा है। मेरा अपना मेंटल को मैंने इस तरह से याद किया है, ओके। ये कोई रूल नहीं है निदा भाई, प्लीज इंटरव्यू में ये मत बोल देना कि पी बड़ा होता है। मैं सिर्फ अपना याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे याद किया कि मेरे जहन में ये है कि पी जो होता है वो आगे आता है, ठीक है। तो सी पहले आता है, सी की वैल्यू मेरी नजर में कम है, ठीक है। तो PCK, ओके, जो बड़ा है वो पहले आएगा फिर छोटा सी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो तो हाँ जी, अब आप मुझे बताइए आपके ख्याल में PCK यानी कि जहां पे कंटेंट और पेडागोजी का ओवरलैप हो रहा हो, कंटेंट और पेडागोजी का ओवरलैप हो रहा हो, तो उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, आप ये बताओ। मैथ्स आता है? अभी आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया, लेकिन आप लोग आगे पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है, टीचिंग ऑफ उर्दू, टीचिंग ऑफ इस्लामियात। वहां पे आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि उर्दू के कॉन्सेप्ट या इस्लामियात के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपने क्लास में उर्दू कैसे पढ़ानी है, इस्लामियत कैसे पढ़ानी है, ठीक है। कंटेंट और पेडागोजी का ओवरलैप हो रहा है। टीचिंग ऑफ साइंस भी होगा, ओके। BEd 2.5 के अंदर ये 5th सेमेस्टर में ये चीजें आती हैं जहाँ पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका बताया जाता है। BEd 4 ईयर की आउटलाइन बहुत अच्छी है, उसको भी देखा करें, भले ना पढ़े लेकिन उसकी आउटलाइन देखें, उससे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। वहां पे आपको बिल्कुल ये क्लियरली नजर आएगा कि ये जो दोनों का जो ओवरलैप जो मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को, P और C, PCK, ठीक है, जहाँ पे पेडागोजी और कंटेंट दोनों आ रही हो। कंटेंट में आपने पढ़ा उर्दू, ठीक है, और पेडागोजी में आपने पढ़ा जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, और दोनों का ओवरलैप हो गया तो आपने पढ़ा टीचिंग ऑफ उर्दू, कि उर्दू को पढ़ाने का क्या तरीका होता है, इस्लामियत को पढ़ाने का या साइंस को पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला ओवरलैपिंग रीजन जो है वो है टी और सी के दरमियान, टेक्नोलॉजी नॉलेज और कंटेंट नॉलेज के दरमियान। इसका नाम क्या होगा? TCK। क्यों टी? अगेन टी पहले आ रहा है, सी बाद में, टी बड़ा है सी छोटा है, तो टी आगे TCK, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी और कंटेंट के ओवरलैप में क्या चीजें आती हैं? फिर वो ICT। चलो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बताओ। डिजिटल लिटरेसी, अगर आप कह रहे हैं डिजिटल लिटरेसी, तो अभी तो टेक्नोलॉजी के नॉलेज से हमने बात की थी ना टीके के अंदर कि डिजिटल लिटरेसी टीके में आता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ TCK की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी पढ़ा रही है, ठीक है। तो अब ज्योग्राफी पढ़ाते हुए आपने अपनी टेक्नोलॉजी, आपको मोबाइल यूज करना आता है, आपने अपने मोबाइल पे गूगल अर्थ को इंस्टॉल किया, गूगल मैप नहीं गूगल अर्थ कह रहा हूँ, गूगल अर्थ को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में उस पर सवाल आता है, उसको कर भी लें ताकि देख भी लें, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, आपके पास कंटेंट है, आपने टेक्नोलॉजी को यूज किया, आपने कहा मोबाइल पे देखो, मोबाइल पे आपको गूगल अर्थ की ऐप मिली, आपने इंस्टॉल किया और उसकी मदद से आपने क्लास के अंदर ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ाया या अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने एनरिच किया, ठीक है। या आपने चैट जीपीटी पे जाके आपने कहा कि यार जरा से मुझे ना इस टॉपिक की एग्जांपल्स दे दो, ठीक। या आपने पेपर बनाना था, आपने एआई की मदद से पेपर बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, TCK, टेक्नोलॉजी और कंटेंट का आपस का इम्तिजाज, जहां पे आपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, कंटेंट के लिए टेक्नोलॉजी की आपने हेल्प ली। जैसे नीलम ने एग्जांपल दी कि आपने टेक्नोलॉजी की मदद से आपने यूट्यूब पे अपना कंटेंट ढूंढा, ओके, आपने अपना कंटेंट ढूंढा और उस कंटेंट को आपने प्रेजेंट किया। देखो कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। अब जैसे अभी हुमा ने कहा कि फ्लिप क्लासरूम की बात की, देखो फ्लिप क्लासरूम का ताल्लुक किससे है? कंटेंट से तो नहीं है, पढ़ाने से। अभी हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? कंटेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो तुम सिर्फ उस बात पे फोकस करो जहां पे तुम्हें कंटेंट और टेक्नोलॉजी का मिक्सर नजर आ रहा हो, ठीक है, दोनों का ओवरलैप नजर आ रहा हो। बात समझ में आ गई? और कोई एग्जाम्पल आप लोग के जहन में आ रही हो?
स्पेसिफिक एग्जांपल करो ना तुम लोग। ओके, और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रही है? आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी, इंग्लिश का कंटेंट होगा आपका, राइट? टेक्नोलॉजी और इंग्लिश में क्या करेंगे? ई बुक्स, ई बुक्स बच्चों को प्रोवाइड की। ई बुक्स आप टेक्नोलॉजी के बगैर यू प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या चीज दे रहे हो? कंटेंट दे रहे हो। तो टेक्नोलॉजी और कंटेंट का ओवरलैप हुआ। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिर्फ उस पर फोकस करो जहां पर तुम्हें टेक्नोलॉजी और कंटेंट का ओवरलैप नजर आ रहा हो, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कोई सी एग्जांपल दो, चलो कोई और एग्जांपल दो इस बारे में। ठीक है, गुड, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। और कैसे? बात को वाजे करो ना। आपने अगेन यूट्यूब की वीडियोस, बच्चों आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, आपने यूट्यूब की वीडियोस प्रोवाइड कर दी। वही केमिस्ट्रिकल जो एक्सपेरिमेंट है, वो आपका जो बच्चा जो है वो किससे समझ रहा है? यूट्यूब वीडियो से समझ रहा है। याद है हमने इन्फोग्राफिक्स के ऊपर तकरीबन 3 हफ्ते लगाए थे। तो इन्फोग्राफिक्स की मदद से आपने किसकी मदद से बनाया इन्फोग्राफिक्स? टेक्नोलॉजी की मदद से, कंटेंट की मदद से बनाए, टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए। ठीक है, और उस पर डाला क्या आपने? कंटेंट। तो टीसी के हुआ, टेक्नोलॉजी की मदद से आपने कंटेंट को तैयार किया नहीं किया? ठीक है, ये बात समझ में आई। अब रह गए आखिरी चीज। क्या चीज? अभी आगे चलो, देखो तुम लोग अभी बताओ तो तुम लोग गलती क्या कर रहे हो। अब रह गई आखिरी चीज जहां पे टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप आ रहा हो। अब इसमें आ जाता है आपका फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम एक पढ़ाने का तरीका है। याद है मैंने कहा था जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा क्योंकि इसका ताल्लुक आईसीटी से है। टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप हुआ कि पढ़ाने का एक ऐसा मेथड जो कि टेक्नोलॉजी के पर रिलाई करता है, उसका नाम क्या है? फ्लिप क्लासरूम। ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है? डबल फ्लिप हो गया, और बताएं? ऑनलाइन लेसन। ऑनलाइन लेसन क्या है? पढ़ाने का तरीका है, पेडागोजी है, राइट है या नहीं? और उसको पढ़ाने किसकी मदद से कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप हुआ। ठीक है, आपने जूम पे क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। अब जूम पे क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं तो जूम पर आने के लिए, आपके जूम इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, और जूम पे पढ़ाना जो है पेडागोजी का मेथड है या नहीं है? दोनों का ओवरलैप हुआ, और इस ओवरलैप का नाम क्या है? टीपीके। देखो वही वाली बात हुई, टी अगेन जो मेरा विजुअलाइजेशन है, टी जो है बड़ा है, टी की वैल्यू बड़ी है, तो टी पी के। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हमने कवर कर लिया कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, फिर हमने बात की उनके ओवरलैप की, टी पी के। ओके, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप जैसे फ्लिप क्लासरूम। हमने बात की टेक्नोलॉजी और कंटेंट का ओवरलैप जैसे ई बुक्स। हमने बात की पेडागोजी और कंटेंट का ओवरलैप, पी सी के। ठीक है, तमाम चीजें कवर हो गई। अब सिर्फ एक रीजन रह गया हमारा जिसको इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे, और वो है ये मिड। ठीक है, और ये इस रीजन का नाम क्या होगा? टी पैक। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, पेडागोजी भी आ रही है, और कंटेंट भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस जगह का नाम है टी पैक। अब देखो पेपर में सवाल कैसा आएगा, जो मेरा पेपर है मैं बता रहा हूँ। एक तो ये कि सबसे पहली बात इंशाल्लाह ताला मेरा जो पेपर है A4 शीट्स पर होगा। ठीक है, सवाल भी इसी पर है, जैसे आप लोग की एक्सरसाइज बुक्स होती है ना, ठीक है, इसी तरीके से सवाल भी इसी पे होगा, उसके अंदर जगह भी दी हुई होगी। आपने जो है इंशाल्लाह ताला हर बच्चे का नाम उसमें पहले से प्रिंटेड होगा। ठीक है, तो शाइस्ता का पेपर शाइस्ता के पास जाएगा, वो निदा के पास नहीं जाएगा। ये हो गई बात। अब टीपैक वाला सवाल मेरा कैसा होगा? देखो मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि टीपैक का एब्रीविएशन क्या है, इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि टीपैक की डायग्राम बनाओ। टीपैक की डायग्राम मैं खुद बना के दूंगा, पहले से बनी हुई होगी। अलबत्ता आपका काम ये होगा कि उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। टीसीके के एग्जाम्पल दो, टीपीके के एग्जाम्पल दो, पीसीके के एग्जाम्पल दो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसलिए इस अपने कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करना। ओके, जो बाकी भी जो सवाल होंगे वो इसी किस्म के आएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आखिर में टाइम मिलेगा अपने पास पेपर्स भी दिखाऊंगा, कराची यूनिवर्सिटी के भी दिखाऊंगा। अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस चीज़ को याद किया, किस चीज़ को याद नहीं किया। मेरे पिछले दफ़ा का पेपर था वो भी ऐसे ही था, मैंने खुद ही बता दिया था कि भाई ये कॉन्सेप्ट ये होता है। आगे उसके मैं सवाल था, अब तुम बताओ तुम करोगे क्या? ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग ये होती है, और इसकी डेफिनेशन ये है। आपने ऑनलाइन लर्निंग के 2 कोर्सेज किए हुए, अब जरा बताना इसके फायदे क्या नुकसान क्या? समझ में आई बात? समझ में?
तो यही वाली चीज टीपैक के अंदर भी होगी। टीपैक का सवाल भी ऐसे ही सर्कल बना हुआ होगा और मुमकिन है ये वाला रीजन आ जाए कि इस रीजन की एग्जाम्पल दो, 3 एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। और आपने टू दी पॉइंट सिर्फ एग्जाम्पल देनी, जगह भी पहले से बनी हुई होगी, आपने उस जगह पे फिल करके उसकी एग्जाम्पल देनी है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आप लोग जो यहाँ पे चौके छक्के मार रहे होते हैं ना, जिसपे आउट भी हो जाते हो, ब्लेंडेड लर्निंग और क्या आईसीटी, भाई ये जवाब गलत है। बात को बिल्कुल क्लियर होकर फोकस करके करो। अभी रमशा ने भी एक बात कही थी जिसमें मैंने मना किया था, मुझे जहन में नहीं आ रहा। बात को बिल्कुल स्पेसिफिक करके क्लियर करके करो। आप लोग करते हो बहुत जनरल बात करते हो, और फिर टीचर का काम होता है कि 10 सवाल करके आपकी बात को समझने की कोशिश करे। बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर बताओ कि भाई इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, बाकी इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे।